नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में विनोद अग्निहोत्री जी भी यहां पर खाली चेयर पर आपको दिखाई देंगे। स्टूडियो में आप आ चुके हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम देश के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की। जी हां, जेएनयू की हम बात करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदू कत्लेआम हो रहा है, जो हिंदू जलाए जा रहे हैं, जो चुन चुन कर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो कौन सी मानसिकता है? एक सवाल के साथ आज कार्यक्रम को इसलिए शुरू कर रही हूं क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है कि जब आप भगवा को जलाने की बात करते हैं, जब आप एक धर्म की आइडेंटिटी को टारगेट करते हैं और फिर वैसे ही नारे आपके अपने ही देश के एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में भगवा जलाने की बात करते हैं, जेएनयू की दीवारों पर भगवा जलाया जाएगा, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, तो ये कौन सा माइंडसेट है? मैं सवाल पूछती हूं आप तमाम दर्शकों से, क्या ये वही जमाती माइंडसेट नहीं है? मैं सवाल पूछती हूं आप लोगों से, ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, आप देश के प्रधानमंत्री, आप देश के गृह मंत्री की बात करते हैं, क्या ये जिहादी जमाती माइंडसेट नहीं है? मैं सवाल पूछ रही हूं आप दर्शकों से। आप जरा सोचिए, पहले आप ये विजुअल्स देखिए, आप ये नारेबाजी सुनिए और फिर हम करेंगे चर्चा। क्यों हो रही है, इसका बैकग्राउंड भी आपको बता देती हूं। ये नारेबाजी उस देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम के समर्थन में हो रही है जिसने चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। ये नारेबाजी उस उमर खालिद के समर्थन में हो रही है जिस पर दिल्ली में दंगा करवाने का आरोप है और दोनों इस वक्त जेल में बंद है। और देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोनों की जमानत देने से इनकार करती है। सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार करती है। यूएपीए के तहत ये मामला चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्योंकि वो ये कहती है कि हमारे पास ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे इनका अपराध पहली ही नजर में गंभीर दिखाई देता है। और इनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। आप समर्थन में नारे लगाइए, लेकिन भगवा को जलाने की बात क्यों कर रहे हैं? भगवा जला है, भगवा जलेगा, आप ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? सर, इसी से चर्चा शुरू करते हैं। मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, अवधेश जी, और फिर ये कहते हैं कि अडानी अंबानी तेरी कब्र खुदेगी, उससे भी आप आगे बढ़ गए, भगवा तेरी कब्र खुदेगी। भगवा जला है, जलेगा, क्यों जलेगा भगवा? कौन है ये भगवा जलाने वाले? नहीं, इसमें तो संघी गुंडों से आज़ादी का भी नारा है, अगर आप पूरा देखेंगे ध्यान से। अब देखिए इसके चार मतलब, अब इस पर क्या टिप्पणी की जाए। अब या तो जेएनयू में ऐसे लोग हैं जिनको भगवा का महत्व नहीं मालूम है। भगवा केवल आरएसएस अपने उसमें लगाता नहीं, आरएसएस का कोई झंडा नहीं है। भगवा झंडा तो हमारे मंदिरों में आप चले जाओ, जगह जगह सब जगह भगवा लगा हुआ है। भगवा को ऋग्वेद से आज तक उसको प्रतीक माना गया है। भारत के सभी चक्रवर्ती राजाओं ने अपने ऊपर भगवा लगाया है, तो किसको जलाने की ये बात कर रहे हैं? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का विरोध तो चलो राजनीतिक रूप से उनको अधिकार है करने का, लेकिन कब्र खुदेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपने तो कहा कि अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए की तरह जो परिभाषित परिभाषा है उसके तरह पहले प्रथम दृष्टया आतंकीकृत नजर आता है। आतंकीकृत बोला है, वो आतंकीकृत नजर आता है। उसकी सामग्री जुटाने से लेके योजना बनाने सब में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और वो सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी, और पहली बार टिप्पणी नहीं है, इससे कड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने किया था। तो क्या सभी भगवा है? ये क्या भाषा बोल रहे हैं सारे? और गुंडों के बारे में तो आप नारा लगा सकते हैं। हम लोगों ने देखा है ना कि गुंडे और अपराधी कैसे करते थे। अगर आरएसएस के गुंडे होते तो आप सोचो, इस समय संघी गुंडे कह रहे हैं, मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, वहां बीजेपी भी है, विद्यार्थी परिषद भी है, आरएसएस की भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग वहां जो टीचर्स यूनियन है आरएसएस से और उससे जुड़ी उसके लोग होंगे। अभी तक हमला हो गया होता। तो गुंडे कौन है ये?
अगर गुंडों के विरुद्ध में नारा लगाएंगे तो आपकी क्या दशा होगी। और क्या बताया जा रहा है कि जेएनयू में आप कब खोद देंगे। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उस पर तो मैं किसी के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखो, अगर कोई व्यक्ति इस देश के विरुद्ध काम किया है, 53 लोग उस मारे गए हैं, एक अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश में था, षड्यंत्र पूर्वक को दंगे कराए गए और जानबूझकर कराए गए कि मोदी सरकार इसमें बदनाम हो और दुनिया में इशू बने ट्रंप के रहते हुए। वो एक देशद्रोही हरकत थी, उसके समर्थन में सरकार ने उसके साथ कुछ नहीं किया है, कोर्ट में मामला चल रहा है और वहां ये नारे लग रहे हैं। तो जेएनयू में बचे खुचे हो क्या रहा है इसे। अगर ये लेफ्टिज्म है, देखो अगर ये लेफ्टिज्म है तो इसीलिए जनता ने इनको आजाद कर दिया है। आप जेएनयू में आजादी के नारे लगाते रहिए, क्योंकि देश को छोड़ करके और ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध अगर आप आरोप लगाते इस भाषा में, सर्जिल इमाम का भी आप समर्थन, मैं तो कह रहा हूं कि आप नहीं अवधेश जी, मैं तो ये कह रही हूं सर कि जेएनयू में हमला हुआ गलत, हिंसा हुई गलत, आपको आपके वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल ठीक, आप वैचारिक मतभेद का प्रदर्शन करिए, लेकिन भगवा जला है, जलेगा जेएनयू की दीवारों पर, यह वही मानसिकता है जिसकी वजह से इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं पर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। यह वही मानसिकता है जिसकी वजह से आज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवा के ध्वज के नीचे रहना चाहते हैं, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को फॉलो करना चाहते हैं, वो पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके मंदिरों को इसलिए टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवाधारी हैं। बांग्लादेश में 5 जनवरी को 5 घंटे के अंदर अंदर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी और बेरहमी से हत्या हुई। ये तस्वीरें भी ऐसी कि आपको दिखा नहीं सकते। एक हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की जिहादियों ने गोली मारकर हत्या की। हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती को जिहादियों ने चाकू घोंपकर मार डाला। मोनी चक्रवर्ती नरसिंहदी जिले के 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। जयसौर जिले के मोनीरामपुर में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या की। 5 घंटे के अंदर बता रही हूं, शाम 5 बजे एक हिंदू मारा गया, रात 10 बजते बजते मोनी चक्रवर्ती एक और हिंदू मारा गया। 18 दिसंबर को दीपू दास को जिहादियों ने जलाया था, जिंदा जलाया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दमदार 10 में दिखाई। अमृत मंडल, सम्राट मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। ब्रिजेंद्र बिस्वास, उसकी हत्या हो गई। खोखन दास जिंदा जलाकर मार डाला। राणा प्रताप, मोनी चक्रवर्ती, कितने नाम ले, लगातार नाम लेते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और इस खौफ का अंत कहां पर है नहीं पता। बांग्लादेश में और सिर्फ आम हिंदू अनसेफ नहीं है, जो हिंदू अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। ये तो अधिकारी हैं लेकिन हिंदू हैं। जिहादियों ने कुरीग्राम के डीसी के ऑफिस पर धावा बोला, उनकी जान लेने की कोशिश की और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने फेक पेपर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है, तो वहीं एक हिंदू विधवा के गैंग रेप का मामला सामने आया। कट्टरपंथियों ने महिला के रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर दिया। महिला के रेप के बाद पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए। कहां है ये मोहम्मद यूनुस? कहां है उनकी पुलिस? कहां है उनकी सेना? एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या होना, हिंदू महिला का रेप होना, बाल काट देना, पिटाई करना पेड़ से बांध करके। ये क्या चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में? ये वही जिहादी मानसिकता है। जब आप कब्र खोदने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? किसी एक किस्म की, एक विचारधारा के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि वो आम जो मासूम है वो भी मारा जाता है। विनोद जी, डराने वाली है एक एक तस्वीर, एक एक घटना डराने वाली है। विचलित करती हैं इस तरह की घटनाएं, डराती भी हैं, विचलित भी करती हैं और लगता है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, पूरी तरह से असफल है इस मामले में। और देखिए, हत्या, बलात्कार किसी की भी हो, वो जघन्य है और यहाँ तो टारगेट करके अब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस और प्रशासन की बात नहीं, जैसे इस महिला की घटना में सोच रहा था कि इस महिला के साथ जब ये घटना हुई होगी तो कोई बस्ती होगी, गांव होगा जहां भी ये घटना हुई है, बाकी लोग क्या कर रहे थे? मान लीजिए यही मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 1% भी मान सकते हैं, पुलिस थाना दूर है, नहीं सूचना पहुंचने में देर हो गई 1%, लेकिन लोग तो थे वहाँ। पब्लिक, अगर मान लीजिए 2 आदमी 4 आदमी बदमाश कुछ किसी महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और इस तरह की गैंगरेप घटना हो रही, तो बाकी गांव, बाकी बस्ती वाले भी तो, उनको भी तो आना चाहिए कम से कम। पुलिस को तो आना ही चाहिए,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बांग्लादेश में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और यह है कि अगर आपने टारगेट करके किसी हिंदू पुरुष को पकड़ लिया, महिला को पकड़ लिया, तो लोग बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी बांग्लादेश में, लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये कब तक ये मामला, इस मामले को, इस तरह के मामलों को बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में ले जाना चाहिए। भारत सरकार को ले जाना चाहिए, और कौन ले जाएगा? बांग्लादेश तो ले नहीं जाएगा। वहाँ के संगठन जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भारत सरकार को ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार में ले जाना चाहिए। इस तरह जो टारगेट हत्याएं हो रही हैं, खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा। इसमें निश्चित रूप से कोई, चूंकि भाई ठीक है दूसरा देश है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव डलवा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्या दबाव होगा? एक ऐसी मृत संस्था है वो जहाँ ठीक है अमेरिका नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। देखिए हम प्रयास हमको करना पड़ेगा, वरना खाली बयानबाजी हम भी करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, वहाँ घटनाएं होती रहेंगी। कहीं ना कहीं कोई चेक कैसे लगेगा? चेक और बैलेंस तो करना पड़ेगा। चेक तो करना पड़ेगा। अब आप ठीक है इंटरवेंशन नहीं कर सकते सीधे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अब अमेरिका तो है नहीं कि आप उठा लाएं जाकर के मोहम्मद यूनुस को, जैसे वो जाकर वेनेजुएला में उठा लाए, मादुरो को उठा लाए। लेकिन कम से कम जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं और जिनका दबाव कुछ प्रतिबंध लगे, कुछ तो कुछ कोई कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो होना चाहिए। कहीं तो जाकर फुल स्टॉप लगना चाहिए, और वो कोशिशें हो सकती हैं, वो प्रयास हो सकता है। ये तस्वीरें मैं फिर कहती हूँ अवधेश जी, मुझे डराती हैं। डराती इसलिए हैं क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ हिंदू है, वो एक महिला भी है। बिल्कुल। ये मुझे डराती इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कोई भी और व्यक्ति हो सकता था, कोई भी और दूसरी महिला हो सकती थी। देखिए विनोद जी की टिप्पणी होगी, मैं फास्ट में बोलूंगा। बांग्लादेश में आज भी 1,20,00,000 से ज्यादा हिंदू हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल वो कम है। 1,20,00,000 लोग अगर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो दुनिया उनको नहीं बचा सकती है। इजराइल से सीखो। हमारे टीवी को बांग्लादेश में देखा जाता है, मैं जानता हूं वहां के सब संपर्क में 1,20,00,000 से ज्यादा संख्या है, कोई 5-7 लाख लोग नहीं है। कैसे ऐसा हो रहा है? इसलिए उनको भी, भारत उनके साथ खड़ा है, भारत के लोग उनके साथ खड़ा है। दुनिया में उनके विरुद्ध में केवल वही लोग हैं जो कि जिहादी मेंटलिज्म में विश्वास करते हैं। तो एक तो उनको खड़ा होने की जरूरत है, और वो बोलेंगे क्या सहयोग चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है वो कि हो सकता। दूसरा है कि ये जो महिला है, ये विधवा महिला, इसने उस मुसलमान से एक घर खरीदा था, वो 40 लाख टका बताया जा रहा है। उसके बाद से ही वो उसको पता चला ये विधवा है, उसके पीछे था, उसको धन परिवर्तन के लिए पीछे पड़ता रहा। उसने अपने 2 रिश्तेदारों को घर में बुलाया, वो सब घर में आए, रिश्तेदारों को मार पीट के भगा दिया कि हिंदू है, फिर उसके साथ जो कुछ करना हुआ किया है। और पूरा वहां लोग जानते हैं, चारों तरफ से है, वो चीख पुकार कर रही है, कोई उसको सुनने वाला नहीं। और बाद में आप सोचो ना, बांध करके उसको लाना और पीटना साधारण घटना है, लेकिन आपके अस्तित्व पर है। दुनिया में देखो, कश्मीर में भी यही हुआ, इतनी कम संख्या नहीं थी वहां हिंदुओं की। कोई अड़ने के लिए अगर तैयार नहीं होगा तो उस समुदाय की कोई रक्षा नहीं कर सकता है, आपको बता रहा हूं। दुनिया की संस्थाओं से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जो अभी आप विजुअल चला रहे थे, वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति का, वो बता रहे हैं कि ये जगह अपवित्र हो गई, हिंदुओं को मुस्लिम बनाना है। आप सोच रहे हैं ये वो मानसिकता है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनाना चाहती है? ये वो मानसिकता है जहां हिंदू रहते उस जगह को अपवित्र बताती है? ये वो मानसिकता है जो मास किलिंग के लिए लोगों को उकसा रही है? धीमे धीमे मीठा मीठा बोल देने से ये नहीं कह सकते आपकी नहीं, उसने तो उकसाया नहीं, सारी बातें उकसाने वाली थी। ये बांग्लादेश की स्थिति है। आइए हमारे देश की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। जोहरान मदनानी को वहां से, ममदानी, हाँ जी, अगर ममदानी को यहां से दिख रहा है कोई और उसको बांग्लादेश पर एक टिप्पणी के लिए नहीं मिल रहा है, तो सोचो ना पढ़े लिखे मुसलमानों की क्या मेंटेलिटी है। सरजिल इमाम हो या उमर खालिद हो, उसके इस मुसलमान होने के अलावा उसका क्या उससे लेना देना है? तो यही तो कह रहा हूं कि ये समझने की आवश्यकता है। और जो भी मुसलमान लिबरल हैं उन लोगों को भी उठ के थोड़ा खड़ा होना चाहिए देश दुनिया में इसके विरुद्ध में। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। जेएनयू में तो कह रहे हैं ना, भगवा जला है और जलेगा जेएनयू की दीवारों पर। उसके माँ बाप मिलने गए थे, तब उसने उनको लेटर दिया था। नहीं सर, वो खाली वो बांग्लादेश के ऊपर टिप्पणी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खाली अपनी तरफ से उसे नहीं दिया था। ममदानी ने, उसके माँ बाप उससे मिलने गए थे, तब उसने उनको चिट्ठी दिया था। तो ये थोड़ा
इसका ये कॉन्टेक्स्ट आ जाना चाहिए। तथ्य ठीक स्पष्ट सर। करना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब उनकी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़े फैसले ले सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, उद्योग, हेल्थ, कृषि से जुड़े हुए प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी से अलग अलग मुलाकातें की है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुलाबी मीनाकारी की श्री राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी कल दिल्ली में ही मौजूद थे। योगी के दिल्ली दौरे से लखनऊ में भी सियासी हलचल बड़ी तेज रही। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। योगी इसी सिलसिले में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले हैं। राज्य में इस साल पंचायत चुनाव होने हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव। इससे पहले सरकार और संगठन को लेकर टॉप लीडरशिप के साथ योगी जी ने मंथन किया। योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री है। 6 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 60 मंत्रियों की है। फिलहाल यूपी में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम समेत 21 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 14 को स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। तो ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक और मसला है एफआईआर का भी। एफआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं। इस ड्राफ्ट में करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी। एफआईआर से पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 54 लाख वोटर्स थे, लेकिन अब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो सकती है। आज ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद वोटर्स के पास पूरे 1 महीने का वक्त होगा। ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति इंडिया टीवी यदि देख रहा है तो वो ये जान ले कि अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम शामिल नहीं किया गया, अगर आपको ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट जो आई है उसमें कुछ आपत्तियां हैं, तो आप अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 6 फरवरी से 27 फरवरी तक वोटर्स की आपत्तियों का समाधान होगा और फिर फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी कर दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जिलों में विनोद जी हैं लखनऊ, फिर उसके बाद है प्रयागराज, फिर है कानपुर नगर, फिर आगरा। सारे शहरी इलाके हैं। कानपुर है। नहीं, मेरा तो वोट नोएडा में है। हाँ। मेरा वोट तो नोएडा में। 2003 वाले मैंने नोएडा में वोट डाला था। जब से मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मैंने अपना वोट यहीं करवा लिया था और उम्मीद है मैं भी देखूंगा भाई मेरा वोट होना चाहिए। सारे कागज वगैरह जमा कर दिए थे मैंने अपने परिवार के सबके लोगों के। 4,48,000 में ये भी हो सकते हैं। 2 करोड़ कुछ नहीं, 4,48,000 कटा है आपके नोएडा में। अच्छा अच्छा, हम क्यों होंगे भाई? हमारे पास सारे कागज डॉक्यूमेंट सबने जमा कर दिए थे। और अगर नहीं होगा तो हो सकती हैं। नहीं, अगर होगा तो दावा करेंगे, फिर 1 महीने का टाइम तो है ही। नहीं सर, वोट बैंक पर संकट, मुझे तो ये चर्चा करनी है। किसके वोट बैंक पर संकट है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, किसके वोट बैंक पर संकट है? एक बताऊं आपको, या बवाल शेष? दरअसल हम लोग असल में कई चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी, जी सर। कि अगर विनोद अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी के वोटर होंगे, अवधेश कुमार हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा कई जरूरी थोड़ी है कि हम अगर अग्निहोत्री हैं तो बीजेपी वोटर होंगे, हम दूसरी पार्टी भी हो सकते हैं, या हम अगर मान लीजिए यादव हैं तो हम समाजवादी पार्टी के वोटर होंगे। कोई जरूरी थोड़ी है। वोटर तो अग्नि को ही डाला जा मतलब वोट तो व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से। जी सर। देखिए, हर चुनाव में मुद्दा होता है, मुद्दे के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। कई जगह उम्मीदवार को देखते हैं, कई पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं, उनकी तमाम सारे कंसिडरेशन से वोट डालें। ठीक है, मोटे तौर पर मान लिया जाता है कि भाई ये सवाल फलाना वर्ग इसका समर्थक है, ये इनका समर्थक है। जैसे बीजेपी के बारे में माना जाता था कि शहरों की पार्टी, आज तो बीजेपी हर जगह है। गांव में भी उसका उतना आधार है। ये कहना कि बीजेपी खाली शहरों की पार्टी है, उदाहरण तो खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के बारे में माना जाता है कि भाई वो देहातों में ज़्यादा उसका असर है, लेकिन शहरों में एक बड़ा वर्ग उसका है जो उसके साथ जुड़ता है। भाई कानपुर जैसे शहर में 2-2, 3-3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। कम से कम 2 सीटें तो आरनगर और सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पास है। तो इसलिए ये मानना कि अगर शहर का वोट कट रहा है तो बीजेपी का कट रहा है और देहात का कट रहा है तो सपा का कट रहा है, तो मैं इस थ्योरी से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ठीक है सर, मुझे लगता है वोट जिनके कट रहे हैं। एक एंगल इसका भी है, केवल एफआईआर का नहीं, कि योगी जी जब दिल्ली आए तो बड़ी चर्चा थी। लखनऊ में भी दिल्ली आए हैं, पता नहीं क्या बात है, क्या चर्चा चलने वाली है, संगठन सरकार का समन्वय कैसा होगा। दिल्ली में वैसे बता दूं दर्शकों को भी, धूप अच्छी खिली थी, उन्होंने तो महसूस की होगी, और धूप में बैठ के बड़ी अच्छी दोनों के बीच में चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई।
नहीं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को राम मंदिर का पूरा एक रेप्लिका भेंट किया है, वो स्थानीय कला के, आप जानते हैं कि उसमें चांदी और मीनाकारी सोने, का हाँ, काम वो था। किया हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसलिए दिया कि ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में जा रहा है, उसकी तस्वीरें आएंगी तो वो देश और दुनिया में जो है, और भारत की जो एक कला है वो दुनिया में जाए और उसका व्यावसायिक लाभ भी मिले। देखिए, इस समय योगी जी आए थे, और योगी जी ऐसे भी दिल्ली जब आते हैं तो सभी नेताओं को फ़ोन करते हैं और मिलते हैं। आप देखेंगे जब भी आए हैं तो अध्यक्ष से, प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, इन सबसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन इस बार की मुलाकात जो है वो दो मायने में महत्वपूर्ण है। पहला तो कैबिनेट का विस्तार होना है। 60 मंत्री चाहिए, 54 उनके पास है, 6 पद खाली, तो 6 तो ऐसे ही खाली है। 2 मंत्री वहां से थे जो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर 2027 का चुनाव है, तो अब जो कैबिनेट होगी वो 2027 तक होगी, स्टेबल रहे। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के साथ 1 घंटे की मीटिंग, अमित शाह जी के साथ फिर मीटिंग, फिर उसके बाद जेपी नड्डा और नितिन नवीन जी से तो कार्यकारी अध्यक्ष है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे 1 दिन पहले, वो भी लोगों से मिलके गए हैं। ब्रजेश पाठक जी भी आए थे, वो भी मिलके गए हैं। तो अब वो क्या है कि इस समय कैबिनेट को लेके पार्टी में ठीक है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो अंततः उनका ही अधिकार होता है, लेकिन पार्टी में मिलजुल के विचार विमर्श के अनुसार चीजें होती है कि मंत्रिमंडल कैसा बनाना है। तो विमर्श चल रहा है और देखना है कि अभी वहां संगठन का भी निर्माण होना है। सर, योगी मॉडल कितना हिट है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। उससे पहले जल्दी से आपको ये जानकारी भी दे दूं, योगी मॉडल जो है उत्तर प्रदेश का, वो दिल्ली से लेकर बिहार तक चल रहा है। इस समय देश के कई हिस्सों में पीला पंजा गरज रहा है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और मध्य प्रदेश तक अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी का योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। आज यूपी में कई जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का प्रहार होने वाला है, और जहां पर और चल रहा है वहां की भी, उज्जैन की भी आप तस्वीर देख ले, झालावाड़ राजस्थान की तस्वीर, मुजफ्फरपुर बिहार की यह तस्वीर। तो दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हो बिहार, जहां पर होगा अतिक्रमण वहां चलेगा पीला पंजा।